तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हेमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को एंड कर लिया है। अभी हम लोग बायोलॉजी पे डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेज हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बायोलॉजी में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग एंड कर लें। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए जो स्तनधारी जीव हैं, मेमल्स हैं या मेमल्स हैं, उनका विकास हो चुका है। और मैंने बताया कुल 3 प्रकार के स्तनधारी जीव होते हैं। ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उन्हें मोनोट्रिम्स कहा जाता है, और ऐसे स्तनधारी जिनका बच्चा माँ के पाउच में डेवलप होता है उसे मार्सुपियल मेमल्स बोलते हैं। और मैंने बताया था कि आज जो मार्सुपियल मेमल जैसे कंगारू और कुआला, आज जो मार्सुपियल मेमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलते हैं, यानी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलते हैं। बाकी 2 जगह और पाए जाते थे पहले, दक्षिणी अमेरिका में और अंटार्कटिका में, लेकिन दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका में वो समाप्त हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में खुद को सर्वाइव कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसी वजह से आज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्यों सर्वाइव कर पाते हैं और क्यों दोनों जगह से समाप्त हो गए थे वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और ऐसे जो है कि स्तनधारी जीव जिनके बच्चे माँ के यूट्रस में डेवलप होते हैं, और यूट्रस में डेवलप होते हैं तो प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, इसीलिए ऐसे प्लेसेंटिलस मेमल्स भी बोला जाता है या प्लेसेंटिपस मेमल भी कह दिया जाता है इन्हें। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो प्लेसेंटिलस मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जिनके बच्चा माँ के यूट्रस में डेवलप होते हैं, स्तनधारियों का विकास तभी संभव हो पाता है जब डायनासोरों का विनाश होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे स्तनधारियों का विकास या उद विकास डायनासोरों के विनाश पर निर्भर करता है। ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में यही बिंदु हमने डिस्कशन करके छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। आज हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे और इस बात को भी समझ लेंगे कि आखिर क्यों जरूरी था डायनासोरों का विनाश हमारे विकास के लिए। हमारे विकास मतलब जो भी प्लेसेंटिलस मेमल्स हैं, जैसे कि मानव हो गया, बहुत सारे जानवर हो गए, जिनका विकास जो आज हम लोग देखते हैं तो डायनासोरों के विनाश पर निर्भर करता है। अगर डायनासोर और समय तक रह जाते लगभग 100 मिलियन तक, तो शायद फिर मानव का विकास नहीं हो पाता या ऐसे प्लेसेंटिलस मेमल्स का विकास नहीं हो पाता जो या जिनके बच्चे माँ के यूट्रस में डेवलप होते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा से अटैच होकर के। तो ये कुदरत का एक खेल रहा होगा जिसके माध्यम से उन्होंने डायनासोरों का विनाश किया, फिर आगे चल करके प्लेसेंटिलस मेमल्स के विकास में आगे चीज़ों को रास्ता साफ कर दिया। तो चलिए, हमारा हेडिंग था कि प्लेसेंटिलस या प्लेसेंटिलस मेमल्स का विकास। हेडिंग डाल लीजिए, प्लेसेंटिलस मेमल्स का विकास डायनासोरों के विनाश के साथ क्यों जुड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम बोलते हैं कि आज अगर प्लेसेंटिलस मेमल्स का विकास हुआ है तो एक्चुअल में वो डायनासोरों के विनाश के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर डायनासोरों का विनाश नहीं होता तो शायद प्लेसेंटिलस मेमल का विकास नहीं हो पाता या उद विकास उनका नहीं हो पाता। तो हम डायनासोर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डायनासोरों का कैसे विकास होता है, उद विकास होता है, और किस प्रकार से डायनासोर समाप्त होते हैं। तो इसी प्रक्रिया में इस चीज़ का भी हमें जवाब मिल जाएगा, क्योंकि डायनासोरों की जो भयावहता थी, जितना भयानक होते थे डायनासोर, वो संभव था कि प्लेसेंटिलस मेमल फिर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। वो समाप्त ही होना था उन्हें। सिर्फ बचता कौन? सिर्फ डायनासोर ही बचते, कुछ छोटे मोटे चिड़िया वगैरह बचते, जीव बचते, बाकी प्लेसेंटिलस मेमल डेवलप नहीं कर पाता। तो डायनासोरों का जब विनाश होता है तो एक पर्याप्त, एक यूँ कहिए कि एक ऐसा वातावरण मिल जाता है प्लेसेंटिलस मेमल के लिए जिसमें वो विकास कर सकते थे। नहीं तो डायनासोरों का जो भयावहता था, एक प्रकार का शासन था, राज था और राजा थे। आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों का शासन चल रहा था पृथ्वी पर। उनके आगे किसी के नहीं चलता था। और इतने भयानक डायनासोर होते थे कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिल्मों में जो दिखाया जाता है उससे भी ज़्यादा भयानक डायनासोर होते थे। और डायनासोरों को लेकर के जब रिसर्च किया गया, उसके फॉसिल्स वगैरह मिले, जीवाश्म मिलना शुरू हुए डायनासोरों के, तो शुरू में जो डायनासोरों के फिगर्स बनाए गए, चित्र बनाए गए, वो एक्चुअल चित्र नहीं होता था। बाद में जैसे जैसे डायनासोरों का जीवाश्म मिलता चला गया, रिसर्च होता चला गया, उसके माध्यम से हम डायनासोरों के एक एक्चुअल शेप में पहुंचते हैं, जहाँ पे ड्राइंग जो किया गया सही रूप में ड्राइंग किया जा सका। हालांकि डायनासोर किसी ने देखा है नहीं। हम फॉसिल्स के माध्यम से कोशिश करते हैं उस प्रकार का ड्राइंग करने का, चित्र बनाने का। तो बाद में डायनासोरों के चित्र कुछ अलग तरीके के थे। बाद में जैसे जैसे डायनासोरों के जीवाश्म मिलते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। और डायनासोर सिर्फ ये मत समझिए कि सिर्फ डायनासोर, जैसे आज हम बोलते हैं मनुष्य, तो मनुष्य में कई प्रकार की प्रजातियां हैं।
मंगोलाइड, काकेसाइड, दुनिया भर की जो प्रजातियां हैं मनुष्यों में, जिनका रूप, रंग, आकार सब कुछ अलग है, ऐसी डायनासोरों की भी कई प्रकार की प्रजातियां, लगभग अभी तक वर्तमान तक लगभग 950 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। सोचिए डायनासोर है लेकिन अलग अलग स्पीसीज उसकी खोजी जा चुकी हैं, अलग अलग स्पीसीज। लगभग 10,000 से ज़्यादा डायनासोरों के जीवाश्म प्राप्त किए जा चुके हैं। माना जाता है कि हर साल लगभग 30 से 40 नए स्पीसीज डायनासोर के मिल जाते हैं। अभी डायनासोर पर रिसर्च चल ही रहा है, खूब जीवाश्म मिल रहे हैं डायनासोरों के। इसी वजह से डायनासोरों के चित्र बनाने में, ड्राइंग बनाने में धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया देखी गई। शुरू में डायनासोरों का चित्र बनाया गया, कल्पना किया गया कि ऐसा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे जीवाश्म मिलते गए, उनके शोध होता गया, फिर हम डायनासोरों के एक्यूरेट चित्र पर पहुँच गए। अभी आप लोग जो देखे होंगे जुरासिक पार्क वगैरह फिल्म, जिसमें डायनासोरों को दिखाया जाता है, अक्सर पिक्चर में जो डायनासोर दिखाया जाता है, जो पोस्टर वगैरह पर आप देखते होंगे फिल्म के प्रचार में, वो जो डायनासोर है उसका नाम है टी-रेक्स डायनासोर, जिसका यूज किया गया। हालांकि वो जुरासिक पार्क के काल का नहीं है, जुरासिक पीरियड का नहीं है, सॉरी, जिससे जुरासिक पार्क फिल्म बना है वो जुरासिक पीरियड का डायनासोर नहीं है टीरेक्स। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। डायनासोर का जो पहला जीवाश्म मिलता है 1841 में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और उसी समय इस शब्द का प्रयोग किया गया, डायनासोर शब्द का प्रयोग किया गया, और चीज़ें फिर धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, डायनासोर शब्द की उत्पत्ति, इसका स्पेलिंग है DINOSAURS, इसको बोलते हैं डायनासोर। लिखिए, डायनासोर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से होता है। ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से? एक था डिनियोस, DEINOS, डिनियोस, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डिनियोस, जिसका अर्थ होता है भयानक, ध्यान रखें। और दूसरा है डेनियोस और सोरस, SAURAS, सोरस। डिनियोस और सोरस का मतलब होता है छिपकली। दो शब्दों से होता है, डिनियोस और सोरस शब्द से होता है, जिसका मतलब होता है भयानक छिपकली। ध्यान रखिएगा, डायनासोर का शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो निकल के आएगा भयानक छिपकली, निकल के आता है। डिनियोस और सोरस गिफ्ट शब्द है, देखिए दो शब्दों से, डिनियोस और सोरस से, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। ध्यान रखिए, इस शब्द का पहली बार प्रयोग रिचर्ड ओवन ने 1841 में किया था। पहली बार प्रयोग रिचर्ड ओवन ने 1841 में किया था। 1841 में किया था, और यही वह कालखंड था 1841 जिसमें डायनासोर का पहली बार जीवाश्म प्राप्त होता है, पहला जीवाश्म प्राप्त होता है। लिखिए, इसी समय डायनासोर का पहला जीवाश्म प्राप्त होता है। पहला जीवाश्म प्राप्त होता है। पहला जीवाश्म पाया जाता है। ये डायनासोर पृथ्वी पर जितने से भी जीवित रहे, लगभग माना जाता है 170 मिलियन वर्ष तक ये पृथ्वी पर जीवित है डायनासोर, और आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले ही माना जाता है कि इनकी समाप्ति होती है। उससे पहले 170 मिलियन वर्ष तक पृथ्वी पर इनका राज रहा। आप अनुमान लगाइए कि 170 मिलियन वर्ष तक इतने भयानक डायनासोर है। हालांकि ये जो डायनासोर हमें नज़र आते हैं फिल्मों में, जो दिखाया गया एक्चुअल में इतने भयानक, इनका विकास इस तरीके से नहीं हुआ था। कितने भयानक रहे। शुरू में बहुत ही छोटे छोटे आकार के डायनासोर थे, बाद में चल करके इनके आकार में एक अलग प्रकार का उद्विकास देखा गया और बहुत बड़े बड़े डायनासोर हो गए। और इसी समय उड़ने वाले डायनासोर भी हमें नज़र आते हैं, और बाद में जब डायनासोरों का विनाश होता है तो उड़ने वाले डायनासोर बच जाते हैं। जो ज़मीन पर चलने वाले डायनासोर थे, तेज भागने वाले डायनासोर थे, माना जाता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते थे डायनासोर, इतनी स्पीड होती है इनमें डायनासोर। तो माना जाता है कि डायनासोरों का जब विनाश होता है तो उड़ने वाले डायनासोर बच जाते हैं,
लेकिन ज़मीन पे चलने वाले जितने भी डायनासोर रहे, जो बहुत ही भयानक डायनासोर थे, वो सभी डायनासोर समाप्त हो जाते। क्यों समाप्त होते हैं? ऐसी कौन सी घटना घटती है कि डायनासोरों की जीवन लीला को ही समाप्त कर देती है? उस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए डायनासोरों को लेकर। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट ये डालिएगा, इसको भी पॉइंट में समझिए तो दिमाग में आपके बस जाएगा। लिखिए, पहला डायनासोर का जीवाश्म मिलता है 1841 में। रिचर्ड ओवन ने पहली बार डायनासोर शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब होता है भयानक, छिपकली होता है। और 1841 में ही पहला जीवाश्म भी डायनासोर का हमें प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा दूसरे पॉइंट में लिखिए, आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व 100 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। अभी तक ध्यान रखिए, अभी इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई है। अभी इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि ये प्लेसेंटलस मेमल के अंतर्गत ही इंसान भी आते हैं। तो प्लेसेंटलस मेमल का विकास मैंने बताया डायनासोरों के अंत पे ही निर्भर करता है। तो अब डायनासोरों का जब अंत हो जाएगा तब जा करके इंसान भी उसी कैटेगरी में धीरे धीरे चल करके डेवलप होगा। अभी इंसानों का विकास नहीं हुआ। लिखिए, पृथ्वी पर डायनासोरों का शासन था। अभी तक इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये डायनासोर 170 मिलियन वर्ष से भी ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर राज करते रहे। 170 मिलियन वर्ष तक ये राज करते रहे। 170 मिलियन वर्ष तक रहे। आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व पहले ये समाप्त हो जाते हैं। मेगालोसोरस पहला जीवाश्म था, डायनासोर था, जिसका जीवाश्म पाया गया। मैं आगे नाम लिखवा दूंगा। ये जीवाश्म पाया गया था 1841 में, उसका नाम था मेगालोसोरस। जिस डायनासोर का जीवाश्म पाया गया उसे नाम दिया गया था मेगालोसोरस। मैं लिखवाता हूँ आगे, पॉइंट टू पॉइंट करके आगे बढ़िए। लिखिए, प्रारंभ में डायनासोरों की भौतिक संरचना, मैंने बताया शुरू में डायनासोरों का जीवाश्म मिला तो उसकी ड्राइंग करने की कोशिश की गई कि डायनासोर कैसा रहा होगा। तो शुरुआती जो जीवाश्म मिले उस आधार पर डायनासोरों की ड्राइंग किया गया। तो एक्चुअल में हम सही शेप तक नहीं पहुँच पाए। जब डायनासोरों के जीवाश्मों की संख्या बढ़ती चली गई, नए नए शोध होते चले गए, तब जाकर के आज हम जो डायनासोरों के जीवाश्म देखते हैं एक्चुअल में, वो डायनासोर फिर हमारे सामने नजर आते हैं। फिर इस तरीके के चित्र बनाए गए थे। प्रारंभ में उनकी भौतिक संरचना को लेकर के हमारे बीच जो ड्राइंग किया गया वो ड्राइंग सही नहीं था। यानी कि यूँ कहिए कि एक अनुमान के तौर पर हम बना रहे थे, लेकिन एक्यूरेट नहीं था। अभी जो बनाया जा रहा है या अभी जो हमें देखने को मिलता है डायनासोर, एक्चुअल में ये एक्यूरेट है। माना जाता है कि ऐसा ही डायनासोर रहा होगा। तो लिख लीजिए, प्रारंभ में डायनासोरों का भौतिक संरचना कैसा था? दिख रहा है ना? भौतिक संरचना कैसा था इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। बाद में चलकर वर्तमान दिखने वाले डायनासोरों का चित्र बनाया गया। लिखिए, पृथ्वी पर डायनासोर का जो पहला जीवाश्म मिला उसे मेगालोसोरस डायनासोर नाम दिया गया। तो जो जीवाश्म मिला था कौन? 1841 में जीवाश्म मिला था डायनासोरों का।
उस जीवाश्म को नाम दिया गया मेगालोसोरस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वर्तमान तक मैंने बताया कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा डायनासोरों के जीवाश्म प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 950 से ज़्यादा प्रकार के जीवाश्म मिले, अलग अलग स्पीसीज़। यानी है तो डायनासोर लेकिन दिखने में अलग है, खतरनाक है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी की बनावट थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है। तो अलग अलग प्रकार के 950 से ज़्यादा उनके अलग प्रजातियां मिल चुकी हैं और 10,000 से ज़्यादा इनके जीवाश्म प्राप्त किया जा सके। तो लिखिए, नाम दिया गया वर्तमान में, इसी में लिख लीजिएगा, वर्तमान में डायनासोरों के 10,000 से भी ज़्यादा जीवाश्म प्राप्त किया जा चुका है तथा 950 से ज़्यादा प्रजाति डायनासोरों के प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। ठीक, ये तो हो गया एक परिचय डायनासोरों का। 5वां नंबर डालिए। अब देखते हैं कि डायनासोर आज से लगभग 230 से 35 मिलियन वर्ष पूर्व पहले माना जाता है कि डायनासोरों की उत्पत्ति पृथ्वी पर होती है। लेकिन जब डायनासोर शुरू में आते हैं तो बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, बल्कि भरोसा ही नहीं होगा कि डायनासोर इतने छोटे भी होंगे एक्चुअल में, जिस प्रकार से पाया गया। बाद में चल करके वो विकास के क्रम में अचानक से उनके अंदर वृद्धि देखी गई, यानी उनके हर चीज़ में वृद्धि देखी गई, उनके हाइट में, लंबाई में, भयानकता में, वजन में बहुत भयानक हो गए। कहा जाए कि एक चूहे जैसा जानवर 10 तल्ले बिल्डिंग के बराबर हो सकता है उद्विकास की प्रक्रिया में, तो आपको लगेगा तो इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है कि चूहे जैसा जानवर 10 तल्ले बिल्डिंग के बराबर हो जाए उद्विकास की प्रक्रिया में हजारों वर्षों के बाद, लगेगा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में डायनासोरों के साथ भी ऐसा हुआ है कि डायनासोर पहले चूहे जैसे छोटे से दिखते थे और छोटे से दिखने के बाद वो अचानक से जो उद्विकास होता है कई 100 वर्षों के बाद, तो भयानक हो गए, 20-20 तल्ले बिल्डिंग्स के बराबर हो गए, इतने तेज। ध्यान रखें। तो लिखिए, आज से लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोरों की उत्पत्ति या लिख दूं उद्विकास देखने को मिलता है। इस समय सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा, एक साथ जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। ये महाद्वीपों का विभाजन हमें 40 मिलियन वर्ष पहले ही नजर आता है। 40 मिलियन वर्ष पहले ही महाद्वीप आपस में टूटना शुरू हो जाते हैं। शुरू में महाद्वीप एक साथ ही जुड़े हुए थे, जिसे बोलते हैं क्या, जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। इस समय धरती सूखी थी। ध्यान रखिएगा, शुरू में क्या था, धरती में सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन इन्वायरमेंटल कई सारे बदलाव, पृथ्वी में कई बार बदलाव देखने को मिला है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि जब फूका की शुरुआत होती थी पूरी धरती पे सिर्फ और सिर्फ पानी था। मैंने बताया कोई महाद्वीप नहीं था, कोई लैंड नहीं था। बाद में चल करके लैंड भी डेवलप होता है, पानी सूखा, कई सारी चीज़ें। अभी कोई महाद्वीप नहीं था, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ महाद्वीप नहीं था तो पानी बहुत ज़्यादा थे। एक कई कंडीशंस है, कई बार ऐसा हुआ कि धरती पूरी तरीके से सूख गई। 3 हिमखंड माने जाते हैं, 3 कालखंड। इसमें पूरी धरती में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही था, कुछ भी नहीं था, पूरा धरती जम गया था बर्फ की तरह। क्योंकि ये एक लंबा टाइम पीरियड है, हजारों मिलियन वर्षों की बातें हो रही है, तो जिसमें मैंने बताया कि इसमें धरती में बदलाव कई बार देखने को मिलते हैं, कई बार ये बदलाव हमें देखने को मिलता है और वर्तमान स्वरूप ही है। आगे भी माना जाता है कि हो सकता है कि पृथ्वी आगे चल करके हिमयुग आ जाए फिर से। जब हिमयुग आएगा तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगा, जम जाएगा, फिर कोई बचेगा नहीं, फिर सब लोग मर जाएंगे। कुछ जीव हो सकते हैं जो बच सकते हैं, जीव जानवर बचेंगे, बाकी सब लोग समाप्त हो जाएंगे, इंसान तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ये कालखंड हो सकता है आए आगे चल करके 1000 वर्षों बाद, 200 वर्षों बाद। जो धार्मिक किताबों में प्रलय का कॉन्सेप्ट लाया गया है
क़यामत का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो हो सकता है क़यामत ऐसी ही आएगी कि एक अचानक सा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत ही छोटा राई के दाने के बराबर का जो एग्जाम्पल है, कोरोना जो इफेक्ट हुआ, आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई, पूरी दुनिया बंद होगी, पैक होगी। अचानक से एक छोटा सा वायरस जो हमें दिखता भी नहीं है, नग्न आंखों से हम जिसे देख भी नहीं सकते, उसने पूरी दुनिया को रोक दिया, ठप कर दिया। तो आने वाले समय में प्रलय भी इसी प्रकार से आएगी। कौन सी घटना प्रलय का रूप ले लेगी हम उसे अंदाजा भी नहीं लगा सकते। छोटी सी छोटी घटना, एक वायरस जो हमें दिखाई भी नहीं देता उसने मारा के पूरी दुनिया को ठप करके रख दिया। तो सोचिए जो चीज़ें हमें दिखाई देने वाली हैं, जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगा पृथ्वी में, हिमयुग आ जाएगा पूरी तरीके से, बर्फ ही बर्फ होगा, तो सब दुनिया पूरा पूरा वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगा। और इसी प्रक्रिया में माना जाता है कि प्रलय भी ऐसी आएगी जिसमें पूरी दुनिया हो जाएगी समाप्त। ये बातें कुछ हद तक क्या, बहुत हद तक इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि साइंस इस बात को नकारता भी नहीं है कि दुनिया एक समय अंत होना ही होना है। साइंस इस बात को मानता है कि दुनिया के एक समय अंत हो जाएगा। साइंस इस बात को भी मानता है कि सूर्य की रोशनी एक समय ऐसी आएगी खत्म हो जाएगी, सूरज से प्रकाश की किरणें नहीं निकलेंगी। सूर्य का भी एक लाइफ पीरियड है, जब वो लाइफ खत्म होगा तो पृथ्वी भी, सूर्य भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी की और बाकी जितने ग्रह हैं उनका भी एक जीवन कालखंड होता है, जब वो जीवन समाप्त हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस समय क्या था, धरती सूखी थी, ध्यान रखिएगा। इस समय जब ये कालखंड चल रहा था तो इस समय जो सिचुएशन था, धरती सूखी हुई थी, धरती सूखी थी, वर्षा न के बराबर था, न के बराबर होता था, थोड़ा बहुत हो गया, न के बराबर होता था। इसे ये जो कालखंड था बोलते हैं ट्राइएसिक पीरियड बोले जाते हैं, ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है, ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है। इसी कालखंड में, यानी इसी ट्राइएसिक पीरियड में, ध्यान रखिएगा, इसी ट्राइएसिक पीरियड में डायनासोरों का विकास होना शुरू होता है। धीरे धीरे डायनासोर विकास होना शुरू करते हैं। ट्राइएसिक पीरियड, पृथ्वी का जो स्वरूप था, नेचर था, कैसा था, सूखी हुई थी, पानी न के बराबर था, थोड़ा बहुत वर्षा हल्का फुल्का हो जाता था, उस पीरियड को बोलते हैं ट्राइएसिक पीरियड। जब आप देखेंगे तो शक्कल्प, महाद्वीप वगैरह में जो बांटा जाता है, महाकल्प वगैरह में, उसी में एक ट्राइएसिक पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड में ही डायनासोरों का विकास हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, विकास देखने को मिलता है। जुरासिक कालखंड भी आएगा जिसके नाम पे जुरासिक पार्क मूवी बना, लेकिन क्या एक्चुअल में हम देखेंगे जुरासिक पार्क मूवी बना के वो डायनासोरों का स्वर्ण काल था, जिस वजह से जुरासिक पार्क मूवी बना, लेकिन चल गया, एक ट्रेंड में आ गया जुरासिक। तो अब जितने भी डायनासोर के मूवी बनते हैं डायनासोरों के ऊपर, आप देखते हैं उसमें जुरासिक वर्ड जोड़ देते हैं, जुरासिक पार्क, जुरासिक लैंड वगैरह वगैरह करके चीज़ें। तो ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है, लिखिए, इसी कहा जाता है, ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है। इसी पीरियड में ही डायनासोरों का विकास प्रारंभ होता है तथा इस समय इनका आकार बहुत ही छोटा होता था, बहुत ही छोटा होता था। लगभग माना जाता है कि 2 से 3 मीटर के आकार के होते थे, बहुत ही छोटा होता था। लगभग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लगभग 2 से 3 मीटर लंबे, 2 से 3 मीटर लंबे। तो डायनासोरों का विकास किस कालखंड में होता है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। ट्राइएसिक पीरियड में उनका विकास होता है, ध्यान रखिए, उसमें ऑप्शन था ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, है ना, मीसोजोइक वगैरह। तो सब लोग जुरासिक पार्क देखते हैं, जुरासिक पार्क दिमाग में आया जुरासिक पीरियड में। एक्चुअल में जुरासिक पीरियड में भी डायनासोर रहे हैं, लेकिन जुरासिक जो कालखंड रहा है, न तो वो डायनासोरों का स्वर्णकाल था और न ही डायनासोरों का उस समय विकास होता है। विकास हो जाता है ट्राइएसिक काल में, डायनासोरों का विकास देखने को मिलता है। देखिए, आज से लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले, ये 230 मिलियन वर्ष की बातें हो रही हैं यहाँ पे, 201 मिलियन वर्ष पहले ट्राइएसिक पीरियड एंड हो जाता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, हम लोगों ने 5वां लिखा है, 6ठा नंबर लिखिए, 6ठा नंबर लिखिए। आज से लगभग 201 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइएसिक
काल, ट्राइएसिक काल समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी समय पृथ्वी का जलवायु में भी, पृथ्वी के जलवायु में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी समय पृथ्वी के जलवायु में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। कौन कौन से बदलाव देखने को मिलता है जैसे कुछ देख लीजिए। ट्राइएसिक पीरियड का जब एंड होता है तो उसमें पृथ्वी के जलवायु में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं, या पृथ्वी के पूरे नेचर में ही बदलाव होता है। इससे पैंजिया का विभाजन शुरू हो जाता है। नंबर 1, पैंजिया का विभाजन शुरू हो जाता है। पैंजिया का विभाजन शुरू होने लगता है। अभी ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ बस 2-4 साल में पैंजिया विभाजित हुआ। पैंजिया को विभाजित होने में भी हजारों वर्ष लगे होंगे, तब जाकर पैंजिया 2 भागों में बटा होगा, लारेंसिया और गोंडवाना लैंड में। ध्यान रखिए, फिर लारेंसिया और गोंडवाना लैंड को भी अपने वर्तमान स्वरूप में आने के लिए जो हम देखते हैं उसमें भी हजारों वर्ष लगे होंगे, लाखों वर्ष लगे होंगे। तो ध्यान रखिए, इसीलिए मैं लिख दिया यहाँ पे पैंजिया का विभाजन शुरू होने लगता है। विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है पैंजिया का, पैंजिया का विभाजन शुरू होने लगता है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि जब टकराते हैं, प्लेट जब टूटता है तो कई सारी घटनाएं, तो ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी चीज़ें आती है नॉर्मल, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो जो कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, भूकंप भी खूब आया। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या हानिकारक गैसें रिलीज होंगी, हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ी, गैसों की मात्रा बढ़ी। और हानिकारक गैसों में खास तौर से कौन से गैस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें जो हानिकारक गैस होता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, SA2 और CO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी होता क्या है, जब ये सारी चीज़ें घटनाएं घटेंगी बड़े स्तर पर घटेंगी, ये छोटे स्तर पर नहीं घटना है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह ज्वालामुखी, हर तरफ ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गया, भूकंप हर जगह आना शुरू कर दिया, गैसों की मात्रा खूब बढ़ गई। तो क्या होगा, गैस जाएगा ऊपर, पूरा घेर लेगा चारों तरफ से। सूर्य का जो प्रकाश सीधे से पृथ्वी पे आ रहा था, अब क्या होगा, गैसेस रोक लेंगे वहाँ पे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे सीधे पहुँचेगा ही नहीं। तो लिख लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पहुँचने से, पहुँचना बंद हो गया, ऐसे कर लीजिए। प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि गैसों द्वारा पूरे पृथ्वी को घेर लिया गया था, पूरे पृथ्वी को घेर लिया गया था, घेर लिया गया। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा, पूरे गैसों को घेर लेगा, कई हजार वर्षों तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा, तो इस स्थिति में क्या होगी, ठंड बढ़ेगा पृथ्वी पर, तो हो जाएगा पृथ्वी का तापमान कम हो गया, पृथ्वी का तापमान गिर गया। अब देखिए, ऐसी कंडीशन होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया पृथ्वी का। ऐसे कंडीशन में माना गया कि ऐसे जानवर जो कोल्ड ब्लडेड थे, कोल्ड ब्लडेड जानवर समझ रहे हैं, ऐसे जानवर जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे ठंडी के दिनों में ना उनका जम जाते हैं पूरी तरीके से, जैसे बर्फ में जाएंगे तो ऐसे जानवर हैं जो ठंडी के दिनों में जम जाते हैं तो फिर मर गए, काम खत्म। एक वार्म ब्लडेड जानवर होते हैं, जैसे मानो क्या है, वार्म ब्लडेड है हम लोग, गर्म खून वाले हम लोग क्या होते हैं, अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं ठंडी और गर्मी के हिसाब से। इसीलिए जितने भी वार्म ब्लडेड जानवर हैं, जो भी जानवर है, गर्मी के दिनों में आप देखेंगे उनके अंदर पसीना होता है, क्यों, टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। इसलिए मनुष्यों को गर्मी में क्या होता है, खूब पसीने होते हैं टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। जब हम मेहनत कर लेते हैं तभी पसीना होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट होता है पसीने के माध्यम से, वाष्पीकृत होता है, और टेम्परेचर हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो भी कोल्ड ब्लडेड जानवर थे, जो टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठंड बढ़ने की वजह से वो समाप्त हो गए, मर गए। बचे कुछ ऐसे ही जानवर जो वार्म ब्लडेड थे, और डायनासोर क्या था, एक वार्म ब्लडेड जानवर था जो ऐसे कंडीशन में खुद को सर्वाइव कर लेता है, बचा लेता है। ध्यान रखिए, डायनासोर। तो लिख लीजिए, पृथ्वी का तापमान गिर गया। अब लिखिए,
तापमान गिर गया, इसीलिए इसी में लिखिएगा, इसी पॉइंट में, इसीलिए ऐसे जीव जो कोल्ड ब्लडेड थे, ब्लडेड थे, वे समाप्त हो गए। ध्यान रखें, कोल्ड ब्लडेड थे वो क्या हुए, समाप्त हो गए। जो कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं कोल्ड ब्लडेड जानवर जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्टोथर्म बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड जानवर को साइंस में बोलते हैं एक्टोथर्म। मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं भी बॉक्स बना के लिख लीजिए कि कोल्ड ब्लडेड जानवर को एक्टोथर्म कहा जाता है। एक्टोथर्म कहा जाता है, समाप्त हो गया। तथा कुछ वार्म ब्लडेड जानवर ही या जीव ही, जानवर के बजाय जीव कर लीजिए, जीव ही ऐसे वातावरण में खुद को जीवित रख पाए। अच्छा, जो वार्म ब्लडेड जानवर होते हैं उन्हें एंडोथर्म बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड जानवर को एक्टोथर्म, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोल्ड ब्लडेड जानवर को बोलते हैं एक्टोथर्म। जो वार्म ब्लडेड जानवर हैं उन्हें बोलते हैं एंडोथर्म। दिख रहा है ना, चलिए एंडोथर्म, उन्हें बोलते हैं एल्डोथर्म। तो पृथ्वी एकदम ठंडी हो चुकी है, ठंडी हो गई तो ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, बॉडी के तापमान को उतार चढ़ाव के माध्यम से संतुलित नहीं कर पा रहे थे, यानी वातावरण का तापमान बदला तो वो अपने टेम्परेचर को उतार चढ़ाव के माध्यम से संतुलित करने में विफल रहे, ऐसे जानवर मर गए, जीवित ही नहीं बचे। ऐसे जीव ही जीवित बच पाए जो वार्म ब्लडेड थे, यानी कि वातावरण के तापमान के हिसाब से अपने टेम्परेचर को, अपने शरीर के टेम्परेचर में ये एडजस्ट कर लेते हैं, उतार चढ़ाव करके मैनेज कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे जीव बचे, हालांकि बहुत सारे ऐसे जीव भी रहे होंगे जो वार्म ब्लडेड रहे होंगे लेकिन वो मर गए होंगे, लेकिन जो भी जीव बचे वो वार्म ब्लडेड ही बचे, कोल्ड ब्लडेड जीव नहीं बच पाए। सभी कोल्ड ब्लडेड जीव यहाँ पे समाप्त हो गए, वार्म ब्लडेड जीव बचे। और वार्म ब्लडेड जीव में चूंकि अभी इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई, जो डायनासोर था वो जीवित बच जाता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वह भी क्या था, वार्म ब्लडेड जीव था। तो यहीं पे लिख लीजिए जीवित रह पाए, चूंकि डायनासोर भी वार्म ब्लडेड था, इसीलिए वह इस वातावरण में भी खुद को सरवाइव कर लिया, अब कुछ जीव ही बचे, जिसमें डायनासोर बचा, कछुआ बचा, मगरमच्छ बचा, छिपकली जैसे जीव ही बच पाए। तो लिखिए सरवाइव कर लिया। इसके साथ ही मगरमच्छ, कछुआ और कुछ स्तनधारी जीव ही जीवित रहे, बाकी सभी जीव समाप्त हो गए। इस घटना को ट्राइएसिक, जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट बोलते हैं। एक्सटेंशन इवेंट, ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट कहा जाता है। इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट।
कहा जाता है। इसी के बाद ध्यान रखिएगा, इसी के बाद जुरासिक काल की शुरुआत होती है। इसी के बाद जुरासिक काल की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, जो 201 मिलियन से 140 मिलियन वर्ष पहले तक रहा। यहां तक ये समझ पाए? इस पूरी घटनाक्रम को समझिए। डायनासोरों की शुरुआत हो जाती है ट्रायसिक कालखंड में, फिर उसके बाद पृथ्वी का वातावरण बदलता है, पृथ्वी का जलवायु चेंज होता है, जो ही ट्रायसिक पीरियड एंड होता है। और उस जलवायु बदले हुए वातावरण में भी डायनासोर खुद को सर्वाइव कर पाता है। माना जाता है कि ऐसे जीव जो वार्म ब्लडेड थे वही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी कोल्ड ब्लडेड जानवर सब मर जाते हैं। घटना बहुत ही भयानक थी, ठंड हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट, बहुत सारी चीज़ें चलती रही, लंबे समय तक चलती रही, जिसमें लगभग बहुत सारे जानवर समाप्त हो गए। माना जाता है वही जानवर बच पाए, जैसे कुछ ऐसे जानवर रहे होंगे जो ज़मीन के अंदर चले गए, छोटे जानवर जो गुफा में चले गए, क्यों में चले गए, जहाँ खुद को सर्वाइव कर पाए, बाकी सब जीव समाप्त हो गए। डायनासोर वार्म ब्लडेड था, अपने आप को एडजस्ट कर पाया, किसी तरीके से बचा लिया। और माना जाता है इसी के दौरान मगरमच्छ, कछुआ और कुछ स्तनधारी जीव भी बच पाए। और इस पूरी घटना को चूंकि एक बड़ा घटना था, बहुत सारे जीव समाप्त हो गए, लगभग मतलब माना जाता है कि 75% जीव समाप्त हो गए। तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट कहा जाता है इस घटना को। यहाँ तक चीज़ें हो गया। ट्रायसिक कालखंड के बाद बीच में एक संक्रमण काल आया, अब उसके बाद जुरासिक कालखंड शुरू होता है, क्योंकि डायनासोर बचे रह गए। जुरासिक कालखंड में भी डायनासोरों का विकास अब शुरू होता है। तो लिख लीजिए, इस पीरियड में लिखिए जुरासिक कालखंड में, अगला पॉइंट हम लोगों का होगा 7वां नंबर। लिखिए जुरासिक कालखंड में, जुरासिक कालखंड में सबसे प्रभावी जीव, सबसे प्रभावी जीव डायनासोर रहा। जुरासिक कालखंड में सबसे प्रभावी जीव बच गया डायनासोर, बाकी सारे जीव खत्म हो गए, जितने भी प्रभावशाली जीव थे। डायनासोर रहा। अब इसका आकार इस कालखंड में हमें देखने को मिलता है, उद विकास के कारण इनके आकार में वृद्धि दिखेगी। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रायसिक कालखंड में डायनासोरों का आकार मात्र 2 मीटर था, लेकिन जुरासिक कालखंड में इनके आकार में अचानक से वृद्धि दिखेगी। लिखिए डायनासोर रहा, तथा इस काल में इनके आकार में हम लोग लिख रहे थे कि इस कालखंड में, जुरासिक कालखंड में डायनासोरों के आकार में एक बड़ा बदलाव देखा गया, यानी उनके आकार बहुत बड़ा हो गया। तो यही लिख रहे थे हम लोग। तो लिखिए, कट गया था लाइट, इस वजह से थोड़ा सा बंद हो गया, तो आप लोग इसी का आगे कंटिन्यू लिखिए। लिखिए जुरासिक कालखंड में, 7वां नंबर लिख रहे थे हम लोग। लिखिए जुरासिक कालखंड में डायनासोरों के आकार में, डायनासोरों के आकार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, अब ये 2 मीटर से कहीं बढ़कर कहीं 10 तल्ले, तल्ला मतलब बिल्डिंग, 10 फ्लोर, 10 तल्ले बिल्डिंग के बराबर हो गए, 10 तल्ले बिल्डिंग के मतलब समझिए बहुत बड़े आकार के हो गए, यानी आकार में इनकी विविधता दिखेगी, बहुत बड़े बड़े आकार के डायनासोर हो गए। पहले क्या था, ट्रायसिक कालखंड में ये 2 मीटर से 3 मीटर तक के थे, उससे बड़े नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे बड़े बड़े हो गए, 10 तल्ले। एक मतलब मैंने लिखा दिया है सपोज दैट के तौर पे, समझिए आकार में इतनी बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलती है। और यही कालखंड था जो हमें उड़ने वाले डायनासोरों का भी विकास नजर आता है। तो लिख लीजिए, इसी कालखंड में बहुत बड़े हो गए, आकार बढ़कर कहीं बहुत 10 तल्ले बिल्डिंग बराबर हो गए, अर्थात ऐसे लिख लीजिए, अर्थात बहुत बड़ा हो गया, 10 तल्ला मतलब उसको नापिएगा मत कि 10 तल्ला के बराबर, आकार उस लंबसम के पहुंच गया, सब बड़े बड़े हो गए। ठीक, देखिए इसी कालखंड में हमें उड़ने वाले डायनासोर, इसी कालखंड में उड़ने वाले, कई सारे फिल्मों में आप देखते होंगे डायनासोर उड़ने वाला होता है, जो अपने मुंह से आग निकालता है। तो आग निकालने वाली चीज़ें तो नहीं समझ में आती है,
लेकिन उड़ने वाली चीज़ समझ में आती है कि हाँ उड़ने वाले डायनासोर थे, उन्हें क्योंकि पंख निकल आए थे तो उड़ने वाले डायनासोर हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो चिड़िया है, जो मुर्गी है, शुतुरमुर्ग है, वो वही हैं, उड़ने वाले डायनासोर ही हैं। जो उद्विकास के कारण जो उड़ने वाले डायनासोर बड़े डायनासोर थे वो चिड़िया में बदल गए, मुर्गी में बदल गए और शुतुरमुर्ग में बदल गए। एक्चुअल में आज चिड़िया, मुर्गी और शुतुरमुर्ग का जो पूर्वज है वो उड़ने वाला डायनासोर माना जाता है। अभी एक घटना घटेगी पृथ्वी पर जिस वजह से सभी जो डायनासोर हैं सिवाय उड़ने वालों को बाकी सभी डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। ये उड़ने वाले डायनासोर फिर उद्विकास के कारण चिड़िया बदल जाते हैं, मुर्गी में बदल जाते हैं और शुतुरमुर्ग में बदल जाते हैं। जो मुर्गी है वो डायनासोरों के करीब ही उनका पूर्वज है, ध्यान रखिएगा। तो उड़ने वाले डायनासोर, इसी कालखंड में उड़ने वाले डायनासोर भी विकसित होते हैं तथा इसी समय पैंजिया भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन से दो भाग? पैंजिया बढ़ता है, तो ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया है आप लोगों को। फिजिकल ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने खूब डिस्कशन किया था शुरुआत में, कैसे पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आती है। तो पैंजिया जब बढ़ता है दो भागों में बढ़ता है, लारेंसिया में और गोंडवाना लैंड में। तो दो भागों में कौन कौन से? लारेंसिया और गोंडवाना। अब इसके बाद आता है कालखंड क्रिटेशियस कालखंड। ट्राइएसिक कालखंड हो गया, ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, फिर क्रिटेशियस पीरियड आता है। तो लिखिए इसके बाद क्रिटेशियस, इसके बाद क्रिटेशियस कालखंड आता है जिसमें डायनासोरों के कई प्रजाति, अलग अलग स्पीसीज, ध्यान रखिए, कई प्रजातियों का विकास होता है। ये कालखंड माना जाता है डायनासोरों के लिए बहुत ही अनुकूल कालखंड था, क्रिटेशियस कालखंड। अनुकूल इन द सेंस कि इनके जैसा वातावरण था, जैसा ये वातावरण चाह रहे थे इस प्रकार का वातावरण था, इसीलिए इसमें इनके प्रजातियों में विकास देखी जाती है। अलग अलग टाइप्स के डायनासोर देखे जाते हैं। कुछ डायनासोर के जो पूंछ होते थे बहुत ही नुकीले होते थे, बिल्कुल जो है कि जो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है आ रही उस तरीके के पूंछ होते थे। अलग अलग प्रकार के डायनासोर आ गए। उनके जबड़े में बनावट विभिन्न प्रकार की बनावट देखी गई, उनके पूंछ में बनावट अलग देखी गई कि अलग तरीके के पूंछ है, किसी के पूंछ बहुत ही पावरफुल है, किसी का जबड़ा बहुत ही पावरफुल है ना, लंबाई में भी वृद्धि देखी गई। तो ये जो क्रिटेशियस कालखंड है, इसी कालखंड को माना जाता है कि डायनासोरों का स्वर्ण काल है। जबकि हमें पता है कि डायनासोरों के ऊपर जो मूवी बनी है, कौन सी मूवी बनी है? जुरासिक पार्क करके, जुरासिक लैंड करके ऐसी मूवी बनी है। तो जुरासिक कालखंड को दिखाते हैं, जबकि डायनासोरों का विकास न तो जुरासिक कालखंड में होता है, न ही जुरासिक कालखंड डायनासोरों के लिए स्वर्ण काल था। उसके बाद भी हम डायनासोर के संदर्भ में जो मैक्सिमम मूवी बनी है, जिस वजह से डायनासोर आज फेमस है, जिस मूवी के बल पे, वह है जुरासिक पार्क। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जुरासिक पार्क मूवी में जिस डायनासोर को दिखाया गया है, जिस प्रकार के डायनासोर को, एक्चुअल में उस डायनासोर का विकास भी जुरासिक कालखंड में नहीं हुआ है। जो जुरासिक पार्क मूवी में या बाकी के कई सारे फिल्मों में जिस डायनासोर को दिखाया गया है, उस डायनासोर का नाम है टी रेक्स। मैं अभी यहाँ पिक्चर लगाऊंगा, आप देखिएगा। उस डायनासोर का नाम है टी रेक्स, नाम है डायनासोर का। और वह डायनासोर उस कालखंड का नहीं है। किस कालखंड का? जुरासिक कालखंड का, नहीं ट्राइएसिक कालखंड का। वो डायनासोर किस कालखंड का है? क्रिटेशियस कालखंड, क्रिटेशियस कालखंड का है, ध्यान रखिएगा। वह डायनासोर क्रिटेशियस कालखंड का डायनासोर है टी रेक्स, जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है। तो फिल्मों में जो दिखाया गया और वास्तविकता में जो चीज़ें हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए फिल्में देख करके आप न तो इतिहास को जान सकते हैं, न तो विज्ञान को जान सकते हैं। हाँ, डायनासोरों की एक इमेजिनेशन आप जरूर समझ गए होंगे कि डायनासोर कितने खतरनाक थे, लेकिन उसकी वास्तविकता को कि एक्चुअल में जुरासिक पार्क मूवी में जो डायनासोर दिखाया गया वो उसी कालखंड का था। या डायनासोर के लिए स्वर्णकाल यही था, ऐसा कुछ नहीं है। डायनासोरों का स्वर्णकाल ये था, क्रिटेशियस कालखंड था। डायनासोरों की कई प्रजातियां यहाँ पे विकसित होती हैं। इसी समय टीरेक्स नाम का डायनासोर भी हमारे सामने आता है, जिसको जुरासिक पार्क मूवी में आप देखते हैं। आप गूगल पे टीरेक्स लिखेंगे डायनासोर तो आपको ढेर सारी इमेज उसके टीरेक्स के आ जाएंगे। तो कई प्रजातियों का विकास होता है, कई
क्या लिख रहे थे, कई प्रजातियों का विकास होता है, इसी में कई प्रजातियों का विकास होता है और यही कालखंड डायनासोरों का स्वर्णकाल था, स्वर्णकाल माना जाता है। इसी समय एक पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, फिल्मों में दिखने वाला, देखिए फिल्मों में दिखाई देने वाला या दिखाया जाने वाला डायनासोर जिसका नाम टीरेक्स है, उसका विकास या टीरेक्स है, ऐसे कर लीजिए, टीरेक्स है वह भी इसी कालखंड का है, इसी खंड का है। ध्यान रखिए, टीरेक्स जो डायनासोर है जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो क्रिटेशियस कालखंड का है। जहां मैंने बताया कि क्रिटेशियस कालखंड डायनासोरों के लिए स्वर्णकाल था, यही कालखंड जब अपने अंतिम समय में पहुंचता है तो यही डायनासोरों के विनाश का काल भी बनता है। तो डायनासोरों का जो आतंक रहा वो क्रिटेशियस कालखंड में अपने चरम पे था, लेकिन इसी कालखंड का जो अंतिम भाग था, क्रिटेशियस कालखंड का जो अंतिम चरण था, लगभग आज से 66 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है कि इस समय एक ऐसी घटना घटती है जो डायनासोरों के विनाश का कारण बन जाता है। कहा जाता है कि एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जो लगभग 14 से 15 किलोमीटर बड़ा था, आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा रहा होगा एस्ट्रॉयड, जो धरती की तरफ आगे बढ़ती है। उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर चलती थी। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी स्पीड में रहा होगा वो 15 किलोमीटर बड़ा गोला जो धरती की तरफ आगे बढ़ रहा था, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ता है और जाके मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टकराता है। कहते हैं जहाँ पे टकराता है यह गोला, उसके टकराहट में पूरे पृथ्वी पर भूचाल ला दिया। जहाँ पे वो टकराता है 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा वहाँ देखने को मिलता है, 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा। और कहते हैं कि इतने ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुआ उस टकराहट से कि आप अंदाज़ा लगाइए कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उससे 1 बिलियन ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है और उसने पूरे पृथ्वी के जलवायु को चेंज कर दिया, पूरे पृथ्वी की प्रकृति को चेंज कर दिया और उसी विस्फोट ने डायनासोरों को समाप्त कर दिया। बचे थे कुछ कछुआ बच गए थे, उड़ने वाले डायनासोर सिर्फ शेष बचे थे, बाकी जो धरती पर चलने वाले जानवर थे, डायनासोर थे, वो समाप्त हो गए थे। 2-3 जानवर, कुछ ऐसे जानवर, कुछ स्तनधारी बच गए थे। माना जाता है कि लगभग 75 से 80% जो जीव रहे इस घटना की वजह से धरती पर से समाप्त हो गए। कहा जाता है कि अगर यही डायनासोर, अगर ये घटना नहीं घटती तो डायनासोरों का विकास जिस तेजी से हो रहा था, प्लेसेंटलस जो मैमल थे उनको विकास करने का उचित वातावरण ही नहीं मिल पाता और उचित वातावरण नहीं मिलता तो प्लेसेंटलस मैमल समाप्त हो जाते हैं। फिर डायनासोरों का ही राज रहता। जब प्लेसेंटलस मैमल समाप्त हो जाते तो धरती पर इंसान और बाकी के जो जानवर है प्लेसेंटलस, उनका विकास नहीं हो पाता। तो लिखिए टीरेक्स वह भी इसी कालखंड का है। अगला पॉइंट लिखिए, 9वां लिखिए डायनासोरों का आतंक इस कालखंड में अपने चरम पर था तथा बाकी जीवों के लिए जीवन मुश्किल हो गया था। बाकी जीवों के लिए जीवन मुश्किल हो गया था, ध्यान रखिएगा, इतना आतंक हो गया डायनासोर का। इसके बाद लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, क्रिटेशियस काल के अंत में आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व पहले, आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक 14 से 15 किमी बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा था। ये किस प्रकार से अंत होता है वो मैं लिखवा रहा हूँ।
क्योंकि हेडिंग मैं नहीं डलवाया हूँ डायनासोरों का अंत, क्रम से पॉइंट वाइज चीज़ों को मैं लिखवा रहा हूँ, तो उसी में अब अंत भी इसको देख लीजिए। 14 से 15 किलोमीटर बड़ा, आप अंदाज़ा लगाइए कि 15 किलोमीटर रेंज में कितना बड़ा होगा। क्षुद्रग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और पृथ्वी पर जाकर के कहाँ टकराता है, या ध्यान रखिएगा, ये IAS में पूछ सकता है, बाकी एग्जाम में पूछ सकता है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में, आप मैप उठा करके देखेंगे कि मैक्सिको कहाँ है, युकाटन प्रायद्वीप कहाँ है, तो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में जाकर के टकराता है। और माना जाता है, लोग बताते हैं कि वहाँ अभी भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। जितना बड़ा गड्ढा होता है तो बोलते हैं कि अंडरग्राउंड वहाँ पे जो है कि स्विमिंग पूल नज़र आते हैं नहाने वहाने के लिए, है ना। जो गड्ढे के अंदर आप देखें, बहुत नीचे जाने के बाद नीचे पानी है, क्यों है, गुफा के अंदर पानी है, तो बहुत खूबसूरत लोग आज जो है कि टूरिस्ट के रूप में या पर्यटन के रूप में उसका इस्तेमाल मैक्सिको करता है। तो 14 से 15 किलोमीटर बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा था, जो पृथ्वी को आगे बढ़ रहा था, जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर टकराता है। युकाटन प्रायद्वीप पर टकराता है। इसकी चाल 30 किमी पर सेकेंड था। जहां यह टकराता है वहां 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बन जाता है। ध्यान रखिएगा, गड्ढा बन जाता है तथा हिरोशिमा और नागासाकी से 1 बिलियन ज़्यादा, हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए बम विस्फोट से, ऐसे कर लीजिए, पूरा सेंटेंस थोड़ा सही बना लीजिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट, नहीं परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट से 1 बिलियन, मिलियन की बात नहीं हो रही, बिलियन, 1 बिलियन ऊर्जा ज़्यादा मुक्त करता है, ज़्यादा मुक्त होता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि एक 14 से 15 किलोमीटर बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी की तरफ 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहा है, टकराया 180 किलोमीटर बड़े रेंज में गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह पूरे पृथ्वी के सभी जीवों को, पृथ्वी को, सबको प्रभावित करेगी। आप अंदाज़ा लगाइए ये ऊर्जा कितना भयानक रहा होगा। टकराया भले एक जगह, लग रहा है कि मैक्सिको, लेकिन उसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पे देखने को मिलेगा, पूरे पृथ्वी पे देखने को मिलता है। क्या क्या प्रभाव होता है, लिखिए इसका प्रभाव, लिखिए प्रभाव। देखिए, धरती का तापमान बढ़ जाता है। कहते हैं कि इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया कि लगभग कई 100 वर्षों तक सूर्य की रोशनी पहुंची नहीं धरती पर। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गए तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो धरती का तापमान बढ़ जाता है। शुरू में देखिए कई 100 वर्षों तक तो तापमान बहुत ज़्यादा रहा होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा। धूल मिट्टी जमते जब पूरे पृथ्वी के घेर लिया होगा, सूर्य की रोशनी जब बंद होगी आना, तो फिर तापमान बहुत कम हो गया होगा। दोनों कंडीशन आ गई होगी, बहुत ठंड भी बढ़ गया होगा, बहुत गर्मी भी बढ़ गई होगी। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि तापमान बढ़ रहा है तो फिर कम कैसे होगी। जब टकराएगा, जो ऊर्जा मुक्त होगी तो टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। लिखिए, एक बड़े क्षेत्र में सब कुछ खत्म हो गया होगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ, घास फूस सब कुछ, एक बड़े क्षेत्र में सब कुछ खत्म हो गया होगा। इससे क्या होता है, देखिए, गर्म धूल की बारिश प्रारंभ हो गई होगी। यानी जो बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है, गर्म धूल, गर्म गिर रहा है ऊपर से। यानी जो भी आएगा उसमें जल ही जाएगा, भुन जाएगा, पूरी तरीके से मर जाएगा, उससे भी नहीं बचेगा। तो मैंने बताया कुछ जीव ऐसे बच गए जो गुफा में चले गए, जमीन के अंदर घुस के चले होंगे, वही बच गए होंगे, या कुछ ऐसे बच गए होंगे जो बहुत ऊपर उड़ के चले गए होंगे, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए होंगे। गर्म धूल की बारिश शुरू होगी। फिर क्योंकि इसका प्रभाव हमें समुद्र में भी देखने को मिलेगा, पानी में सुनामी मानते हैं कि सुनामी 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी आती है, 2 किलोमीटर ऊंची।
2 किलोमीटर ऊंची सुनामी आती है। इसका प्रभाव होगा जंगल में आग लग गया होगा, जो जंगल बचा होगा, जंगल में आग लग गया होगा। जब जंगल में आग लगेगा, जाहिर सी बात है सब कुछ गर्म गर्म है, तो गर्म हवाएं चलेंगी। अम्ल वर्षा होगा, जो भी बारिश होगा सब अम्लीय होगा। इसका प्रभाव भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में भी देखने को मिलेगा। भूकंप और ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा लंबे समय तक, क्योंकि पूरी तरीके से धूल से पूरी पृथ्वी घिर गई होगी। तो पृथ्वी का प्रकाश, यहाँ लिख लीजिए, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया होगा लंबे समय तक। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं पर पहुंच पाया होगा। ये लगभग सैकड़ों वर्षों तक रहा होगा, ऐसी कंडीशन कई सौ वर्षों तक रही होंगी। सूर्य का प्रकाश 100 वर्ष से ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर आया ही नहीं होगा पूरी पृथ्वी पर। इंस्टेंट जो एनर्जी डेवलप हुई वो लंबे समय तक पृथ्वी को, तापमान को पूरी तरीके से गर्म बना के रखी होगी। पृथ्वी का प्रकाश जब लंबे समय तक नहीं होगा, ये सारा टेम्परेचर जब एडजस्ट हुआ होगा, तब जाके पृथ्वी का तापमान भी गिरना शुरू होगा, फिर ठंड बढ़ जाएगी तुरंत। ठीक नहीं आया होगा लगभग। उसके बाद मैंने बताया दोनों कंडीशन बनती है, तापमान बहुत बढ़ भी जाता है और टेम्परेचर गिर भी जाता है बहुत ज़्यादा। तो लिखिए तापमान में कमी, तापमान में बहुत कमी आई होगी। ध्यान रखिए, इस घटना से जितने भी बड़े जानवर थे सब मर गए। लिखिए, इस घटना से सभी बड़े जानवर मर गए। इस घटना से सभी बड़े जानवर मर गए। केवल छोटे जानवर ही जीवित रह पाए तथा छोटे जानवर जीवित रह पाए। जैसे लिख लीजिए, जैसे छिपकली, कछुआ और कुछ चिड़ियाँ माना जाता है, और साथ में उड़ने वाले डायनासोर तथा कुछ चिड़ियाँ, लिख लीजिए, कुछ स्तनधारी और उड़ने वाले डायनासोर। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि यह जो घटना घटी है, इस घटना ने लगभग 75 से 80% जीवों को पृथ्वी पर से समाप्त कर दिया। जीव इन द सेंस सब कुछ, जो भी पेड़ पौधे प्लांट भी रहा होगा सब कुछ समाप्त हो गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 75 से 80% जीव इस घटना से समाप्त हो गए या मर गए, समाप्त हो गए। और यह क्या था? क्रिटेशियस पीरियड का अंतिम कालखंड। और यही जब घटना घटती है तो इसी घटना से क्रिटेशियस कालखंड भी समाप्त हो जाता है। क्रिटेशियस पीरियड भी बंद, मतलब इंड हो जाता है, बंद, समाप्त हो जाता है। लिख लीजिए। इसी के साथ अगला पॉइंट डाल लीजिएगा, इसी में 10वां नंबर होगा ना। इसी के साथ क्रिटेशियस काल समाप्त हो जाता है। क्रिटेशियस काल समाप्त हो जाता है और पेलियोजोइक कालखंड की शुरुआत होती है। पेलियोजोइक काल की शुरुआत होती है या कालखंड की शुरुआत होती है। पेलियोजोइक कालखंड की शुरुआत होती है। इस समय क्या था, यहीं पे लिख लीजिए कि इस समय हमें घोड़ा, वेल, चमगादड़ भी क्या है? एक स्तनधारी है। वेल भी स्तनधारी है, घोड़ा भी स्तनधारी है। इनका विकास हमें देखने को मिलता है। चमगादड़, सांप और कुछ प्राइमेट, जिन्हें मानव का पूर्वज माना जाता है, प्राइमेट आदि का विकास देखने को मिलता है। यहीं पे लिख लीजिए। कहा जाता है कि यदि डायनासोर समाप्त नहीं होते
तो हमें इन सब चीज़ों का विकास देखने को मिलता है, क्योंकि डायनासोर सबको समाप्त कर देते, सबको मार देते, कोई नहीं बचता। कहते हैं कि अगर डायनासोर अगले 100 मिलियन तक रहता तो वो पृथ्वी पर जितने भी जीव थे सबको समाप्त कर देते, सिर्फ और सिर्फ पूरे धरातल पर डायनासोर ही बचते। लिखिए, मिलता है, विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डायनासोरों के अंत होने के बाद ही प्लेसेंटिलस या प्लेसेंटस दोनों लिख सकते हैं, प्लेसेंटिलस स्तनधारियों का विकास होता है। यदि डायनासोर समाप्त नहीं होते तो बाकी के जीवों का विकास संभव नहीं था। तो बाकी जीवों का विकास संभव नहीं था, क्योंकि वे इतना भयानक थे कि बाकी जीवों के सरवाइव के लिए उचित वातावरण मिल ही नहीं पाता, ध्यान रखिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर डायनासोरों का विनाश नहीं होता तो पृथ्वी पर शायद मानव की उत्पत्ति नहीं होती, फिर हम लोग नहीं होते पृथ्वी पर, फिर डायनासोर, हर तरफ डायनासोर होते। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, लिख लीजिए। मैंने बताया था कि जो मुर्गी है और क्या नाम है कि चिड़िया है और शुतुरमुर्ग है, इनका पूर्वज कौन है? डायनासोर। तो इस समय उड़ने वाले डायनासोर बचे हुए थे। मैंने लिखा था ना, क्रिटेशियस पीरियड में उड़ने वाले डायनासोर बचे हुए थे। इस समय सिर्फ क्या था? उड़ने वाले डायनासोर बचे हुए थे। तो लिख लीजिए, उड़ने वाले डायनासोर ही आगे चल करके 11 नंबर, उड़ने वाले डायनासोर ही आगे चलकर, अब विश्वास होगा कि 10-10 तल्ला बड़ा, 10-10 फ्लोर बड़े डायनासोर मुर्गी के रूप में बदल जाएंगे, शुतुरमुर्ग के रूप में बदल जाएंगे, चिड़िया के रूप में बदल जाएंगे। कहा जाता है हाँ उड़ने वाले, हालांकि जो उड़ने वाले डायनासोर थे इतने बड़े नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े होते थे, ताकि उनके पंख की लंबाई लोग बताते हैं 20-20 मीटर होती थी, पंखों की लंबाई जो उड़ने वाले डायनासोर होते थे। तो वो भी बड़ी भयानक होते थे उड़ने वाले डायनासोर। तो आगे चलकर क्या होता है कि उड़ने वाले डायनासोर उद विकास के कारण चिड़िया में बदल जाते हैं, मुर्गी में बदल जाते हैं और शुतुरमुर्ग में बदल जाते हैं। तो उड़ने वाले डायनासोर ही आगे चलकर उद विकास के कारण, देखिए उद विकास यही मैं बताना चाह रहा था। उद विकास का मतलब ये नहीं होता कि हम छोटे से अगर बड़े हो गए तो अब हम बड़े ही होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उद विकास अगर छोटे से आप बड़े हो गए तो बड़े से छोटा भी हो सकते हैं, वापस भी हो सकता है। उद विकास का मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन में जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में, आसपास शहर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका रंग होगा ब्लैक, काला होगा, लेकिन उनके बच्चे देखेंगे गोरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे जिनका रंग सफ़ेद है, मतलब गोरे हैं, वाइट है, लेकिन उनके बच्चे काले हो जाते हैं। आप लोग देखोगे कुछ लोगों के बच्चे गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं। पता चले लड़कियाँ हो गई काले और लड़के निकल के गोरे। हमारे जानने में कुछ लोग ऐसे लोग बोलते हैं उल्टा हो गया, यहाँ पे लड़की को गोरी होनी चाहिए थी ताकि शादी ब्याह में दिक्कतें नहीं होती। लड़के हो गए उनके स्मार्ट, गोरे हो गए, और लड़कियाँ निकल गई काली। तो ये देखने को मिलता है हमें। तो बड़े डायनासोर छोटे डायनासोर बन गए, तो ये भी आप मानिए कि ये हो सकता है, पॉसिबल है। ये जो बड़ा डायनासोर था वो बदल गया चिड़िया में, शुतुरमुर्ग में बदल गया और मुर्गी में बदल गया। तो मुर्गी का जो पूर्वज है कौन है? वो डायनासोर, ध्यान रखिएगा। तो आगे चल करके उद विकास के कारण ही उड़ने वाले डायनासोर, आगे चल करके उद विकास के कारण ही चिड़िया, मुर्गी और शुतुरमुर्ग में बदल जाते हैं। शुतुरमुर्ग में बदल जाते हैं, ठीक।
ठीक, तो ये डायनासोर वाला यहाँ से इन हो गया। 11 पॉइंट में हम लोगों ने डायनासोर के बारे में देखा। अब 2-3 बिंदु और बचे हुए लिख करके आज इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे एक तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, लगभग हमें याद है कि 25-25 पॉइंट तक हम लोगों ने लिखा था जीवन के शुरुआत का जो इतिहास है। फिर बीच में आ गया था डायनासोर, जो मैंने बताया कि प्लेसेंटलस या प्लेसेंटिपस जो मेमल है, स्तनधारी हैं, उनका विकास तभी हो पाता है जब डायनासोरों का विनाश होता है। प्लेसेंटिपस मेमल का विकास कहीं ना कहीं डायनासोरों के विनाश से जुड़ा हुआ है। इस वजह से पूरा हमने डायनासोर के बारे में लोगों ने डिस्कशन किया, ताकि ये भी आपके दिमाग में हो जाना चाहिए डायनासोर को लेकर के। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी कि जो जुरासिक कालखंड है, एक्चुअल में यहाँ डायनासोरों की शुरुआत नहीं होती, बल्कि डायनासोरों की शुरुआत उससे पहले हो जाती है ना, ट्रायसिक कालखंड में। क्रीटेशियस कालखंड डायनासोरों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी में डायनासोरों की कई सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। टीरेक्स नाम का जो डायनासोर जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वो भी कहाँ है, इसी कालखंड में आता है। फिर यही कालखंड डायनासोरों के अंत विनाश का भी बन जाता है। और विनाश कैसे होता है, पृथ्वी के तरफ एक बड़ा एस्टेरॉयड होकर के। अच्छा, एक दिमाग में और भी प्रश्न आता होगा कि अभी भी क्या ऐसी घटनाएं घट सकती है कि पृथ्वी की तरफ कोई बड़ा एस्टेरॉयड आए और फिर से ऐसी घटना घटे और मनुष्य समाप्त हो जाए। एक्चुअल में ये घटनाएं अभी भी होती हैं। एस्टेरॉयड आप लोग सुनते होंगे, कई बार देखते होंगे कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब विज्ञान से हम इतना तरक्की कर गए हैं, नासा ने कई सारी ऐसी चीज़ों का रिसर्च कर लिया, खोज कर लिया है कि अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, सपोज करिए, देखिए एक मिनट, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है यहाँ से, और ये क्षुद्र ग्रह कोई बढ़ रहा है, मान लीजिए इतना बड़ा क्षुद्र ग्रह इधर बढ़ रहा है। तो अब नासा क्या करती है, नासा ने कुछ ऐसे काम कर लिए हैं, उस पर रिसर्च भी कंप्लीट हो गया है कि अब वो नासा अपना स्पेस सेंटर और बाकी चीज़ें जो रिसर्च उसने किया है, नासा इस एस्टेरॉयड की दिशा को बदल देता है। यहाँ से लॉन्च करेगा और एस्टेरॉयड्स को टकराएगा। जब टकराएगा तो एस्टेरॉयड जो इधर बढ़ रहा था टकराएगा तो फिर इस साइड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पृथ्वी पे आने से पहले ही एस्टेरॉयड को क्या करता है, उसकी दिशा को बदल दिया जाता है। छोटे मोटे एस्टेरॉयड होते हैं तो उसको टुकड़े में कर दिया जाता है, भेज करके मिसाइल्स वगैरह। बड़े एस्टेरॉयड हैं जो खतरे हैं, तो उनको नासा क्या बोलते हैं, मिसाइल्स और बाकी चीज़ों के माध्यम से ये एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है नासा, कि जो इधर बढ़ रही है अब तुम इधर चली जाओ, इधर चली जाओ या इधर निकल जाओ, पृथ्वी से न टकराने पाए, वो अलग दिशा में चली जाए। तो माना जाता है कि अभी हम 99% कह सकते हैं कि हम ऐसे एस्टेरॉयड से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। लेकिन ऊपर वाले का क्या नाम है, बोल सकते हैं कि जो कार्यक्रम है वो किसी को बता करके नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक अनुसंधान भी वहाँ फेल हो जाते हैं, जब चाहता है कि चीज़ें खराबी हो जाए। जब कोई घटना घटनी होगी पृथ्वी पर तो हो सकता है कि चीज़ें सारी फेल्स हो जाए, हम जो सोच करके कर रहे ना हो, घटी जाए तो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी एज अ साइंटिफिक अप्रोच के तहत हम बोल सकते हैं कि अभी हमारी पृथ्वी एस्टेरॉयड से सुरक्षित है। अगर आपको कहीं नजर आए न्यूज़ वगैरह में कि हमारी तरफ बड़ा क्षुद्र ग्रह बढ़ रहा है, टकराने वाला है, अक्सर जो है कि न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, टीआरपी के लिए बोलते हैं टकराएगा, ये नाश हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। लोगों ने बोल दिया 2024-25 में प्रलय भी आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली, इस तरीके की चीज़ें। तो अब मान सकते हैं कि एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। इसमें शोध हो चुके हैं हमारे पास, वैज्ञानिक रूप से हम इतना विकसित हो चुके हैं कि इसकी दिशा को बदल देंगे, टकरा देंगे, जिस दिशा में आ रही है वो वापस दूसरी तरफ एक डायरेक्शन चेंज कर लेगी। पृथ्वी पर आने से पहले उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो निकल जाएगी, टकराएगी नहीं पृथ्वी पर। ठीक, तो डायनासोर के संदर्भ में इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया है। अब आइए उस पुराने पॉइंट पे बढ़िए। डायनासोर को लेकर हम लोगों ने 11 पॉइंट पे लिखा है। अब वहाँ हम आप लोग जो भी पॉइंट छोड़े हो 22, 23 या 24 के लमसम में लग रहा होगा, 24 या 25, उसी के आगे आप लोग बढ़िए। तो मैं 25 मान के चल रहा हूँ, मैं यहाँ 26 लिख रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा पॉइंट है वहाँ पे छोटा हुआ, उसी हिसाब से आगे बढ़िए। 2-3 बिंदु है, लिख करके इस टॉपिक को एंड करते हैं। तो लिखिए, आप देखिए प्लेसेंटलस मेमल मैंने बताया था कि डायनासोरों के विनाश के साथ ही शुरुआत होता है, वही हम लोगों का लास्ट पॉइंट था। और मैंने बताया था कि 3 प्रकार के स्तनधारी जीव आ जाते हैं, है ना, मोनोट्रिम्स, प्लेसेंटलस और मार्सुपियस, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हम लोगों ने देखे थे, उसी के आगे बढ़ना है। बीच में डायनासोर का चूंकि कनेक्शन जुड़ता है, डायनासोर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे लिखिए, जो प्लेसेंटलस मेमल्स हैं आगे चल करके भागों में बढ़ जाते हैं। लिखिए आगे चल करके प्लेसेंटलस मेमल आगे चल करके, मैं 25 मान रहा हूँ यहाँ, तो मैं 26 लिख रहा हूँ। वहाँ जो पॉइंट मैंने छोड़ा था 25, मैं 26 लिख रहा हूँ। अगर आप 26 लिखे होंगे तो 27 लिख लीजिएगा, ठीक। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट था, मुझे ध्यान आ रहा है 25 से। देखिए आगे चलकर प्लेसेंटल, ऐसे लिख लीजिए, प्लेसेंटल स्तनधारी कई भागों में बढ़ जाते हैं, अब देखिए प्लेसेंटल स्तनधारियों का विकास यहाँ पे हो जाता है, कई भागों में बढ़ जाते हैं ऐसे जीव। तो एक होता है ऑन्ग्यूलेट, नंबर 1
ऑन्ग्यूलेट, आंग्यूलेट्स, इसे बोलते हैं UNGULATES, ऑन्ग्यूलेट्स। ऑन्ग्यूलेट्स ऐसे स्तनधारियों को बोलते हैं जिनके पैरों में खुर होता है। खुर आप लोग जानते हैं ना, जैसे भैंस के नीचे खुर होता है, गाय के नीचे खुर होता है ना, तो उन्हें बोलते हैं ऑन्ग्यूलेट्स। तो लिखिए, ऐसे जानवर या ऐसे स्तनधारी जिनके पैरों में खुर होते हैं उन्हें ऑन्ग्यूलेट्स बोलते हैं, ऑन्ग्यूलेट्स कहा जाता है, राइट। अच्छा, ये खुर भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग देखे होंगे। कुछ जानवर के खुर होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं, कुछ जानवर के खुर होते हैं जो एक ही भागों में होते हैं। ऐसे होता है एक, जैसे कि घोड़ा के देखिए पैर देखेंगे, उसका खुर सिर्फ एक ही खुर होता है, दो खुर नहीं होता। गाय के देखेंगे दो खुर होता है, बीच में ऐसे फटा होता है, इस तरीके से होता है, दो खुर। तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक खुर वाले जानवर और दो खुर वाले स्तनधारी। और ना ऑन्ग्यूलेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक खुर वाले, एक खुर वाले में कौन कौन सा, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे गधा आप लोगों ने देखा है, घोड़ा आप लोगों ने देखा है, इसे एक खुर वाले हैं। तो गधा, घोड़ा, फिर जेबरा एक खुर वाला है, फिर राइनासोर भी एक खुर वाला है। फिर दूसरा होता है दो खुर वाले में क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, बकरी हो जाएगा ना, ऊँट हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। ये सब दो खुर वाले स्तनधारी जीव है, प्लेसेंटलस मैमल है, ठीक। एक हो गया ऑन्ग्यूलेट्स, फिर दूसरा हो जाता है कार्निवोरस प्लेसेंटल मैमल इसे बोलते हैं, कार्निवोरस इसे बोलते हैं कार्निवोरस। तो इसमें कार्निवोरस में आता है, ये भी प्लेसेंटल मैमल है, जिसमें कुत्ता और बिल्ली, ध्यान रखिएगा, कुत्ता बिल्ली सब इसी कार्निवोरस है, शेर, टाइगर इत्यादि। तीसरा आता है क्रेटेशियस नहीं, केटेशियस है, इसका स्पेलिंग है CATACEAN, केटेशियन होगा, सॉरी, केटेशियन में आता है व्हेल और डॉल्फिन आता है, ये भी स्तनधारी है, ध्यान रखिए। केटेशियन, व्हेल और डॉल्फिन, ध्यान रखिए। मैंने बताया था कि व्हेल और डॉल्फिन ये मनुष्यों के ज़्यादा करीब है। अगर इनका हम आनुवांशिक रूप से देखेंगे तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक पड़ेंगे, ऑन्ग्यूलेट्स के ज़्यादा नज़दीक। आनुवांशिक रूप से ये ऑन्ग्यूलेट्स के करीब होते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिखिए, आनुवांशिक रूप से ये ऑन्ग्यूलेट के नज़दीक है, यानी गाय और भैंसों के नज़दीक जाते हैं। ये इस प्रकार के स्तनधारी हैं। जैसे बताया, ये सांस लेती है, पानी में रहती है भले, लेकिन ये सांस लेती है, इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो आनुवांशिक रूप से उनके नज़दीक, ऑन्ग्यूलेट्स के नज़दीक हो जाती हैं व्हेल और जो है कि ये डॉल्फिन। अगला एक और है एफ्रोथेरिया, चौथा एफ्रोथेरिया। तो इसमें हाथी आता है, बेसिकली इस प्रकार के मैमल्स में हाथी, और एक और आता है हाइरेक्स। देखिए, हाथी जहाँ बहुत बड़ा होता है, हाइरेक्स वहीं बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। हाथी के एवरेज हाइरेक्स को देखा जाएगा तो कुत्ते से भी छोटा होता है हाइरेक्स, समझे। वो मुर्गी कितना बड़ा होता है हाइरेक्स। तो लिखिए, यह बहुत छोटा होता है, यह बहुत छोटा होता है। आप जो है कि गूगल पे करेंगे तो हाइरेक्स लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा होता है हाइरेक्स। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि हाथी और ये इतना बड़ा हाथी उतना छोटा, ये कैसे एक ही श्रेणी में आ गया। तो मैंने बताया कि उद्विकास किसी श्रेणी में जा सकता है। शुतुरमुर्ग बदल गया चिड़िया में,
मुर्गी में बदल गया, सॉरी जो है कि डायनासोर बदल गया चिड़िया में, मुर्गी में और शुतुरमुर्ग में बदल गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक ही श्रेणी में आते हैं लेकिन साइज अलग अलग उद्विकास के कारण हो जाता है। जैसे मनुष्य बहुत बड़ा और बौना मनुष्य भी हमें देखने को मिलता है, नाटा मनुष्य भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जीवन के शुरुआत का जो इतिहास रहा है उसे हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, किस प्रकार से जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें हम लोगों ने एआई ओपेरिनी का उदाहरण को भी हम लोगों ने समझ लिया कि एआई ओपेरिनी का उदाहरण क्या कहती है। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को पूरी तरीके से पानी की तरह साफ हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाकी आप लोग जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, जो तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, तो वो मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने बताया एंड हो चुका है। आपको मिनिमम फी में बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। आप पढ़िए, रिकमेंड करिए अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को, और लेक्चर देखिए, पसंद आए तो आप लोग कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।